हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज के हम इस लेक्चर में शुरू करेंगे कॉम्पटन इफेक्ट। तो कॉम्पटन इफेक्ट जानने से पहले कुछ और जानकारी को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो नोबेल प्राइज आया वो 1885 में आया और इसके जो फाउंडर थे अल्फ्रेड नोबल थे। सबसे पहले अगर फिजिक्स में बात करें तो सबसे पहला नोबेल प्राइज विल्हम कॉनरेड रोंटजन को एक्सरे प्रोडक्शन के लिए दिया गया। जैसे ही एक्सरे की खोज हुई तो हमारे साइंटिस्ट इसका उपयोग अपने एक्सपेरिमेंट में करने लगे। तो उसमें से ही सब एक साइंटिस्ट थे मैक्स वॉन लाउ, जिन्होंने एक्सरे का डिफ्रैक्शन दिखाया और एक्सरे के डिफ्रैक्शन के लिए इन्हें 1914 में नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपकी एक्सरे वेव नेचर को दिखाती है, डिफ्रैक्शन को दिखाती है, तो एक्सरे आपके पार्टिकल बिहेवियर को क्यों नहीं दिखा सकती? क्योंकि 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के माध्यम से अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस बात को प्रूफ कर दिया था कि आपकी जो लाइट है वो वेव नेचर को तो दिखाती ही है, बल्कि वो पार्टिकल नेचर को भी दिखाती है। और उस पार्टिकल को कहते हैं फोटोन, और फोटोन की एनर्जी एच न्यू होती है। तो यही बिल्कुल सेम चीज आपके एक्सरे के लिए क्यों नहीं हो सकती? तो इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए फेमस साइंटिस्ट कॉम्पटन आते हैं और कॉम्पटन ने एक्सरे के पार्टिकल नेचर को रिवील किया, और जिसके लिए इन्होंने 1918 में एक्सरे के बहुत सारे स्कैटरिंग से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किए और 1922 में एक पेपर लिखा, और जो इनका पेपर 1923 में पब्लिश हुआ। और इस पब्लिश पेपर के लिए ही इन्हें 1927 में नोबेल प्राइज भी दिया गया, और ये पेपर था बेस्ड ऑन कॉम्पटन इफेक्ट। तो चलिए जानते हैं हम कॉम्पटन के नजरिए से कॉम्पटन इफेक्ट को, जो लिए वो ग्रेफाइट के लिए, जिसके एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने दे रखी है। और दूसरी साइड हम देखेंगे यहाँ पर ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर यूज करते हैं, जिसकी सहायता से हम किसी भी रेडिएशन की वेवलेंथ को निकाल सकते हैं। और अगर हम एनर्जी की बात करें एक्सरे की, तो वो आती है 17,500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि आपकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कार्बन से बहुत ज्यादा होती है। तो हम मान सकते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर वो रेस्ट पर है, क्योंकि आपकी एक्सरे की एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो जैसे ही आपका एक्सरे टकराती है इलेक्ट्रॉन से, तो किसी एंगल 5 पर आपका फोटोन स्कैटर्ड हो जाता है और इलेक्ट्रॉन के अंदर मोमेंटम आ जाता है, जिसकी वजह से वो चलने लग जाता है। और अब हम देखेंगे कि जो इंटेंसिटी है वो आपकी वो किस तरीके से चेंज होती है शिफ्ट के साथ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एनर्जी तो आपकी लूज हो रही है फोटोन की, तो मतलब क्योंकि लैम्डा जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के। लेकिन यहाँ पर इंटेंसिटी ज्यादा क्यों प्रतीत हो रही है, इसका आंसर आपको कमेंट में लिखकर देना है। तो लेट्स स्टार्ट दिस एक्सपेरिमेंट, और हमें फाइंड आउट करना है कि जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, वो किस पर डिपेंड कर रही है, कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिन पर स्कैटर्ड जो फोटोन है उसकी वेवलेंथ डिपेंड करती है। तो यहां पर हम देख सकते हैं स्कैटर्ड फोटोन और स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन की ज्योमेट्री को, और लेफ्ट हैंड साइड में हम देखेंगे द बिफोर द कोलिजन एंड राइट हैंड साइड में हम देखते हैं आफ्टर द कोलिजन। अगर हम इंसिडेंट लाइट की बात करें, इंसिडेंट एक्सरे की बात करें, तो उसकी जो एनर्जी होगी वो आपकी E इक्वल टू एच न्यू होगी, और मोमेंटम जो होगा उसका P इक्वल टू एच न्यू बाई C होगा। और हमारा जो टारगेट इलेक्ट्रॉन है वो रेस्ट पर है, क्योंकि हमारी जो एनर्जी है इंसिडेंट लाइट की वो बहुत ज्यादा है, किससे? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कार्बन एटम। तो कार्बन एटम की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू द एक्सरे की इंसिडेंट लाइट के। तो हम इसे रेस्ट पर मान सकते हैं। इसका मतलब इसका मोमेंटम जो होगा वो 0 होगा, और एनर्जी जो होगी आपकी mc² होगी, और m जो है वो रेस्ट मास है किसका? इलेक्ट्रॉन का। और यहाँ पर मोमेंटम हम देख सकते हैं वो 0 होगा। अब जैसे ही लाइट इससे टकराती है तो इसके अंदर एक मोमेंटम आ जाता है, और आपका जो फोटोन है वो स्कैटर्ड हो जाता है। अब स्कैटर्ड फोटोन जो होगा अपनी एनर्जी को लूज कर चुका है इंसिडेंट लाइट के रेस्पेक्ट में। तो अब यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो अलग होगी फोटोन की, तो वो जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू प्राइम है। तो इसके अनुसार एनर्जी जो होगी E इक्वल टू एच न्यू होगी, और मोमेंटम जो होगा एच न्यू प्राइम बाई C होगा।
इसी तरीके से जब आपका अब इलेक्ट्रॉन पर कुछ मोमेंटम आ चुका है तो उसकी जो एनर्जी होगी E इक्वल टू अंडर रूट एम स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर होगी, और मोमेंटम जो होगा वो P होगा। अब इसके अनुसार हम ये चीज देखेंगे कि आपकी जो एनर्जी है और मोमेंटम है वो आपके कंजर्व रहते हैं। तो बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन इसका यूज करके हम देखेंगे जो स्कैटर्ड फोटॉन्स है उसकी वेवलेंथ पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये चीज हम कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकली सिंपल ज्योमेट्री को यूज करते हुए। चलिए हम देखते हैं उस डेरिवेशन को, और डेरिवेशन को समझने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि मैंने यहाँ पर हर एक चीज लिखने की कोशिश की है जो आपके लिए जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और किसी भी एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे आप अगर जीडीसी की तैयारी करते हैं तो ये थ्योरी लिखनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने मिनिमम थ्योरी ही लिखी है और बाकी आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मैकेनिक्स फोटोन जो है वो आपका पार्टिकल की तरह बिहेव करना चाहिए। तो यही तो हमारी मेन की है। चलिए ठीक है। और हमारी जो फोटोन्स है वो जो एक्सरे के फोटोन्स हैं वो स्ट्राइक करेंगे इलेक्ट्रॉन पर जो आपका रेस्ट पर था। तो जैसे ही रेस्ट पर इलेक्ट्रॉन था, अगर उससे आपकी एक्सरे स्ट्राइक करेंगी तो उसमें एक इंपल्स आ जाएगा। इंपल्स क्या होता है बच्चों? इंपल्स होता है कि अगर आप किसी बहुत छोटे समय में किसी ऑब्जेक्ट पर इतना ज्यादा फोर्स लगा दें कि उसमें इंस्टेंट एकदम मोमेंटम आ जाए तो दैट इज कॉल्ड इंपल्स। तो ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर आपका जो फोटोन है इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और टकराने के बाद स्कैटर्ड होगा, तो स्कैटर्ड होने के बाद जो एनर्जी हुई वो लूज हो गई है। क्योंकि अब लूज क्यों हुई है? क्योंकि आपकी एनर्जी तो कंजर्व होती है। आप जब इंसिडेंट आप अगर इंसिडेंट कराते हैं किसी रेस्ट इलेक्ट्रॉन पर और रेस्ट इलेक्ट्रॉन जो है अब मोशन में आ जाता है, तो उसके पास एनर्जी कहां से आई है? उसके पास जो एनर्जी आई है वो फोटोन की वजह से आई है। फोटोन ने अपनी एनर्जी लूज करती है। तो दिस इज द पॉइंट आई हैव शोन हियर। तो आप देख सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन की वो के ई है। ठीक है, ये हमने रिप्रेजेंट करा। और हम देख सकते हैं कि अगर माना आपकी इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू है और स्कैटर्ड होने के बाद जो उसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू प्राइम है, तो हम कह सकते हैं कि अब कि जो आपके जो फोटोन्स है एक्सरे के, जितनी एनर्जी उसने लूज की स्कैटर्ड होने के बाद, वो एनर्जी किसके इक्वल होगी? वो एनर्जी लूज, दोनों का जो डिफरेंस होगा, जो इंसिडेंट एनर्जी थी और जो स्कैटर्ड एनर्जी है, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा? वो होगा आपकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो आपका रेस्ट पर था, उसके अंदर जो मोमेंटम आया वो फोटोन की एनर्जी की वजह से ही तो आया है। तो हम कह सकते हैं कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो एच न्यू माइनस एच न्यू प्राइम होगी। ठीक है, तो इस स्केच में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका टारगेट इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर था, उसके अंदर जो एनर्जी आई है वो सिर्फ इस एनर्जी की वजह से आई है। तो हम कह सकते हैं इसका और इसका जो डिफरेंस होगा वो इसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। ठीक है, तो इनिशियली आपका जो मोमेंटम था फोटोन का वो एच न्यू बाई सी है और स्कैटर्ड होने के बाद जो मोमेंटम है एच न्यू प्राइम बाई सी है। और सिमिलरली हम इलेक्ट्रॉन के लिए देख सकते हैं, इनिशियली जो इलेक्ट्रॉन है आपका तो उसका जो मोमेंटम है वो 0 है। जैसे ही उसके पास एनर्जी मिलती है फोटोन से, उसके अंदर एक मोमेंटम आ जाता है। अब वो मोमेंटम जो है वो P है। अब हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, और इसकी सहायता से हम आगे का डेरिवेशन करने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है हमने मान लिया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है कि आपका बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द जो कोलिजन है वो मोमेंटम जो है वो बराबर होगा, मतलब इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा फाइनल मोमेंटम के। तो इसके लिए हम एक स्केच बना लेते हैं जो हम यहां पर देख सकते हैं, और इस डायरेक्शन में फाई एंगल से आपका फोटॉन्स जा रहे हैं और थीटा एंगल से आपके नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। और यहां पर हम देख सकते हैं कि जो फोटोन की जो एनर्जी है वो एच न्यू प्राइम थी
और अब मोमेंटम जो होगा एच न्यू प्राइम बाई सी होगा, जो यहां पर हम देख सकते हैं। और इस केस के लिए एक्स और वाई कंपोनेंट देख लेंगे इसके, क्योंकि आपका फाई एंगल है, तो एक्स कंपोनेंट जो होगा एच न्यू प्राइम बाई सी कॉस फाई होगा, और वाई कंपोनेंट जो होगा एच न्यू प्राइम बाई सी साइन फाई होगा। सिमिलरली हम इलेक्ट्रॉन के लिए देख सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम इस डायरेक्शन में p है, तो इसका x कंपोनेंट जो होगा p cos थीटा होगा, और y कंपोनेंट p sin थीटा होगा। सिमिलरली हम अब यहां ये देख सकते हैं बिफोर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन, x डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और y डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पहले x डायरेक्शन में देखते हैं हम, तो x डायरेक्शन में आपका जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, अगर पहले हम फोटोन की बात करें तो x डायरेक्शन में तो बिफोर द कोलिजन h न्यू बाई सी है, और इलेक्ट्रॉन का जीरो है इनिशियली, तो बिफोर द कोलिजन इधर है, बिफोर द कोलिजन लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड पर है आपका आफ्टर द कोलिजन। किसके? ये फोटोन का, ये इलेक्ट्रॉन का। ऐसे यहां पर फोटोन का और इलेक्ट्रॉन का, तो आपके एक्स डायरेक्शन में ये हुआ। जैसे ही स्कैटर्ड हुए आपके फोटोन और इलेक्ट्रॉन कुछ एंगल से, तो अब जो मोमेंटम होगा एक्स डायरेक्शन में एच न्यू प्राइम बाई सी कॉस फाई होगा फोटोन का, प्लस पी कॉस थीटा होगा इलेक्ट्रॉन का एक्स डायरेक्शन में। सिमिलरली हम बाय डायरेक्शन में देख सकते हैं, तो हम देख सकते हैं कि बिफोर द कोलिजन बाय डायरेक्शन में तो कोई मोमेंटम ही नहीं था, ना ही इलेक्ट्रॉन का था, ना ही फोटोन का था, इसलिए इधर हमने जीरो लिख दिया। और अगर हम बाय डायरेक्शन की बात करें आफ्टर द कोलिजन, तो आपके जो मोमेंटम होंगे फोटोन के लिए एच न्यू प्राइम बाई सी साइन फाई होगा, और पी साइन थीटा होगा। इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस साइन इसलिए आया है क्योंकि आपका ये नीचे की तरफ है, माइनस बाय डायरेक्शन की तरफ है। तो इन इक्वेशंस के नाम हमने ए और बी रख दिए, और इनकी सहायता से हम आगे अपनी जो डेरिवेशन है उसको सॉल्व करेंगे, तो इसलिए हमने इनके नाम रखे हैं ए और बी। अब हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो चलिए हम देखते हैं अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को देखने के लिए हम सबसे पहले उसका स्केच बना लेते हैं, और स्केच में हम देखेंगे कि इस डायरेक्शन में हमारा फोटोन जा रहा है और इस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन जा रहा है। और अगर हम फोटोन की जो एनर्जी है, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू प्राइम है फोटोन की, तो फोटोन की एनर्जी जो होगी एच न्यू प्राइम होगी। और अगर इसका एक्स और वाई कंपोनेंट देखें, तो एक्स कंपोनेंट आपका होगा एच न्यू प्राइम कॉस फाई, और वाई कंपोनेंट होगा इसका एच न्यू प्राइम साइन फाई। और इस सिमिलरली हम इलेक्ट्रॉन के लिए देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो पीसी होगी, और इसका एक्स कंपोनेंट पीसी कॉस थीटा होगा, और वाई कंपोनेंट पीसी साइन थीटा होगा। अब हम एक्स और वाई डायरेक्शन में दोनों के कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट लगाएंगे, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन की अगर हम बात करें, तो आपकी एनर्जी जो थी इनिशियली, मतलब बिफोर द कोलिजन जो थी एनर्जी एच न्यू थी, तो हम कह सकते हैं जो एनर्जी होगी एक्स डायरेक्शन में वो एच न्यू जो इक्वल होगी वो किसके इक्वल होगी? आफ्टर द कोलिजन। आफ्टर द कोलिजन हमारे कौन से कंपोनेंट है? एक ये वाला कंपोनेंट और एक ये पीसी कॉस थीटा कंपोनेंट। तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों जुड़ जाएंगे आपके। और इसे थोड़ा सा हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसमें जो थीटा कंपोनेंट है उसे एक साइड ले आते हैं, और जो फाई कंपोनेंट है उसे दूसरी साइड रहने देते हैं। तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी पीसी कॉस थीटा इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू प्राइम कॉस फाई बनेगी, जिस इक्वेशन का नाम हमने सी बोल दिया। अगर हम अब बाई डायरेक्शन की बात करें, तो वाई डायरेक्शन में आपके ये वाले कंपोनेंट और ये वाले कंपोनेंट बराबर होंगे, क्योंकि बिफोर द कोलिजन आपकी ना ही इलेक्ट्रॉन की ना ही फोटोन की कोई एनर्जी है बाई डायरेक्शन में किसी मोमेंटम के कारण। तो हम कह सकते हैं कि ये वाली एनर्जी और ये वाली एनर्जी बराबर होगी। तो पीसी साइन थीटा जो इक्वल होगा एच न्यू प्राइम साइन फाई के इक्वल होगा। अब हमारी इक्वेशन ए बी सी डी 4 इक्वेशंस बन चुकी है। अब इन चारों इक्वेशंस को हम सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसा पैरामीटर्स निकालने की कोशिश करेंगे जिससे आपके न्यू प्राइम माइनस न्यू का अंतर आ जाए, मतलब फ्रीक्वेंसी का अंतर आ जाए बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन। उस अंतर को निकालने की कोशिश करेंगे। तो उस अंतर को निकालने के लिए हम चारों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब देखते हैं इक्वेशन सी
और डी को अगर हम देखो दोनों तरफ स्क्वायर करके इन्हें जोड़ दें, मतलब सी और डी को स्क्वायर करके जोड़ दें, तो थीटा कंपोनेंट यहां से हट जाएगा, थीटा जो है वो हट जाएगा, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वो इक्वल 1 होता है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे ही हम दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करने के बाद जोड़ते हैं, तो हम देख सकते हैं पी स्क्वायर सी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आता है एक साइड में, और इसमें हमारा पी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और जिसमें हम देखेंगे कि क्या होगा कि आपका पी स्क्वायर सी स्क्वायर बचेगा, क्योंकि आपका कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के, और दूसरे साइड में एच न्यू माइनस एच न्यू प्राइम कोस फाइव का होल स्क्वायर का हम फॉर्मूला खोल देंगे। जैसे ही हम फॉर्मूला खोलेंगे तो इस तरीके की इक्वेशन आपके सामने आ जाएगी। अब इसमें दूसरी जो टर्म है और लास्ट की जो टर्म है, इसमें एच स्क्वायर न्यू प्राइम स्क्वायर कॉमन आएगा, और फिर ये क्या कोस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 1 दे देंगे, तो नई जो इक्वेशन होगी आपकी ये रिड्यूस होकर आएगी पी स्क्वायर सी स्क्वायर जो इक्वल होगा एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू प्राइम स्क्वायर माइनस 2h न्यू प्राइम cos फाइव इक्वेशन आएगी, और इसका नाम हम दे देते हैं E। इसके अलावा हम कुछ और जान लेते हैं कि अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी टोटल क्या होगी, वो टोटल एनर्जी जो होगी कैनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी होगी। मतलब रेस्ट मास एनर्जी एम सी स्क्वायर होगी, और उसमें जो गति के कारण जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन में वो कैनेटिक एनर्जी होगी के ई होगी। अब हम एक और बात जानते हैं रिलेटिविस्टिक केस के लिए, आपकी जो एनर्जी होती है ई वो होती है अंडर रूट एम स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, बराबर पुट कर देंगे, और बराबर पुट करने के बाद हम देखेंगे कि हमारी जो इक्वेशन आई है वो इस तरीके की आई है। तो एक साइड में अंडर रूट है, इसे हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे हटाने के लिए हम बोथ साइड में स्क्वायर करना होगा। तो चलिए करते हैं इनका स्क्वायर। अब दोनों तरफ का स्क्वायर करने पर हमें मिलेगा एम स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू कैनेटिक एनर्जी प्लस एम सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसे हम आगे को ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल देंगे, तो इस तरीके का इक्वेशन मिलेगा। अब इस इधर देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर एम स्क्वायर सी की पावर 4 और राइट हैंड साइड पर एम स्क्वायर सी की पावर 4, दूसरी जो टर्म है ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा पी स्क्वायर सी स्क्वायर की एक्सप्रेशन ये आएगी। लेकिन हम कैनेटिक एनर्जी जानते हैं, इलेक्ट्रॉन की जो कैनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, वो आपकी किससे मिल रही है, वो फोटोन की वजह से मिल रही है। इनिशियली तो आपका इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर था ना, और रेस्ट पर होने के कारण उसमें जो मोमेंटम आया वो किसकी वजह से आया, वो आया फोटोन की वजह से। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन का जो कैनेटिक एनर्जी होगी वो एच न्यू माइनस एच न्यू प्राइम होगी, ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो अब ये एक्सप्रेशन हम पी स्क्वायर सी स्क्वायर में रखेंगे, तो हम इस एक्सप्रेशन को देख सकते हैं। और हम अब ये जो जी इक्वेशन है, यहां से हमने पी स्क्वायर सी स्क्वायर निकाला, एक इक्वेशन और थी ई जिसमें हम पी स्क्वायर सी स्क्वायर निकाला था। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, इक्वल पुट कर देंगे, और इक्वल पुट करने के बाद आपकी आएगी ये एक्सप्रेशन। तो इसे और सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि देखो अब यहाँ पर ये वाली जो टर्म है पहली और दूसरी जो टर्म है राइट हैंड पर जो पहली और दूसरी टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, और आपके पास जो बचेगा वो माइनस 2h न्यू एंड h न्यू प्राइम cos फाइव इक्वल टू माइनस 2h न्यू प्राइम प्लस 2mc स्क्वायर h न्यू माइनस h न्यू प्राइम बचेगा। अब इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई इस तरीके से करेंगे, जो कैंसिल आउट होता है वो कैंसिल आउट कर देंगे, जो बचता है वो बच जाएगा, और इस तरीके से हम इस एक्सप्रेशन को आगे की तरफ बढ़ाते चलेंगे, और यहां से हम न्यू प्राइम की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप इक्वेशंस को लैम्डा की टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वेवलेंथ की टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपका न्यू जो होगा सी बाई लैम्डा होगा, और न्यू प्राइम जो होगा सी बाई लैम्डा प्राइम होगा। और इस तरीके से हम इक्वेशन में न्यू की जगह सी बाई लैम्डा और न्यू प्राइम की जगह सी बाई लैम्डा प्राइम रख देंगे, और इसकी सहायता से हम लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। तो आपकी जो वैल्यू आएगी h अपॉन एम सी 1 माइनस cos फाइव आएगी। इसका मतलब ये हुआ जो आपका स्कैटर्ड फोटोन हुआ उसकी जो वेवलेंथ हुई वो सिर्फ थीटा डिपेंडेंट है, एंगल डिपेंडेंट है,
अब वो जो एंगल है यहाँ पर वो है आपका फाइव, थीटा नहीं फाइव, थीटा तो आपका तो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए है, मतलब आपकी जो फोटोन है वो सिर्फ एंगल डिपेंडेंट होगा, वो एंगल है फाइव। तो यही जो आपका इफेक्ट होता है वही आपका कॉम्पटन इफेक्ट होता है। और अगर हम इस कांस्टेंट की बात करें, ये जो कांस्टेंट है H/mc जो है ये कहलाता है आपका कॉम्पटन वेवलेंथ, क्योंकि ये आपकी कांस्टेंट है, H कांस्टेंट है, M रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है और C स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है। और इसकी अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, जहां पर आपका H जो होगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34 होगा और रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम होगा और C जो होगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। इसके अनुसार अगर आप लैम्डा C देखें उसकी जो वैल्यू होगी वो आपकी आएगी 0.242 इंटू 10⁻11 मीटर। इसे हम पीकोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका 10⁻12 जो होता है वो पीकोमीटर होता है, तो लैम्डा सी जो आएगा आपका 2.43 पीकोमीटर आएगा। इस तरीके से हमने ये डेरिवेशन देखा। अब हम देखना चाहते हैं कि हमारी जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाती, क्या चीजें यहाँ पर वेरिएशन होता है, क्वांटम मैकेनिक्स का सहारा क्यों लेना पड़ता है। तो फेलियर ऑफ हम क्लासिकल मैकेनिक्स देखते हैं अब। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के फेलियर को समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स हमें समझने होंगे। तो पहला पॉइंट हमें यह समझ आया कि ये जो एक्सपेरिमेंट है वो स्ट्रांगली एविडेंस देता है पार्टिकल बिहेवियर का किसी भी रेडिएशन के, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि अगर क्लासिकल मैकेनिक्स से हम इसे समझ पाते तो ये समझते कि जो इंसिडेंट लाइट थी उसकी जो वेवलेंथ थी और स्कैटर्ड जो लाइट है उसकी जो वेवलेंथ थी, दोनों वेवलेंथ बराबर होती। लेकिन हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता, हमें मिलती है एक शिफ्ट लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा में अगर कुछ अंतर आ रहा है, उसकी कोई वैल्यू आ रही है, इसका मतलब लैम्डा प्राइम और लैम्डा अलग अलग है। अगर दोनों एक आते तो हम समझ सकते थे क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार। लेकिन तीसरा पॉइंट क्या है, अगर क्लासिकली होता तो ये जो एक्सरेज आ रही थी शुरू में उन एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता और एब्जॉर्ब करने के बाद ऑक्सीलेटरी मोशन को दिखाता। ऑक्सीलेटरी मोशन दिखाता मतलब ऑक्सीलेट करता आपका इलेक्ट्रॉन और इंटेंसिटी जो है आपकी वो डिपेंड करती इंसिडेंट रेडिएशन पर। जो आपकी जो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती, इंटेंसिटी होती, वो इंटेंसिटी डिपेंड करती किस पर, इंसिडेंट रेडिएशन पर। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में हमने ये रिपीट करा डेल्टा प्राइम जो है सिर्फ, मतलब जो डिफरेंस है आपका लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा, वो आपका सिर्फ सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, स्कैटरिंग एंगल पर, किसी भी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ डिपेंड करता है आपका फाई एंगल पर। तो ये हमारे क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई इस एक्सपेरिमेंट को। इसलिए ये जो एक्सपेरिमेंट है आपका स्ट्रांगली एविडेंस है कि आपकी जो लाइट है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो बच्चे अगर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे जीडीसी की तैयारी, आईटी जैम की तैयारी और आईटी जेई की तैयारी में भी पूछ लिया जाता है, तो इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो चलिए प्रॉब्लम देख लेते हैं। प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, आपकी जो एक्सरे है, इंसिडेंट जो लाइट है उसकी जो वेवलेंथ दे रखी है वो 10 पिकोमीटर दे रखी है। अब वो बोल रहा है, पहली प्रॉब्लम पूछ रहा है कि वेवलेंथ निकालो स्कैटर्ड एक्सरे की जब आपका एंगल 45 डिग्री हो, मतलब 45 डिग्री पर स्कैटर्ड होने के बाद जो एक्सरे के फोटॉन्स होंगे उसके जो लैम्डा होगी वो कितनी होगी। तो ये बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा इक्वल्स जो होता है आपका लैम्डा C1 माइनस cos फाई होता है, तो फाई की जगह हम एंगल रख देंगे। तो दूसरी प्रॉब्लम में क्या पूछा है, मैक्सिमम वेवलेंथ प्रेजेंट इन द स्कैटर्ड एक्सरे। तो मैक्सिमम कब हो सकता है, ये डिपेंड करेगा आपका एंगल पर, फाई पर। तो फाई किस केस के लिए, cos फाई और 1 माइनस cos फाई की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम हो सकती है, तो वो रखने पर आसानी से आ जाएगा। और तीसरी प्रॉब्लम में आपका पूछा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मतलब
कैनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन में मैक्सिमम कब होगी, किस केस में होगी, तो ये निकालते हैं। तो पहली प्रॉब्लम देख लेते हैं। पहली प्रॉब्लम में हम लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा इक्वल टू लैम्डा सी 1 माइनस कोस फाइव होता है और फाइव की जगह पुट कर देंगे 45 डिग्री, और हम लैम्डा प्राइम आसानी से निकाल सकते हैं। तो लैम्डा प्राइम जो आएगा आपका 10.71 पिकोमीटर आएगा जब आपका स्कैटर्ड फोटोन 45 डिग्री एंगल पर जाए। तो पहला केस तो हमें समझ आता है। तो दूसरा केस देखते हैं, मैक्सिमम वेवलेंथ। तो मैक्सिमम वेवलेंथ कब हो सकती है, जब आपका 1 माइनस कोस फाइव का जो कंपोनेंट है वो मैक्सिमम हो। तो ये मैक्सिमम किस केस के लिए हो सकता है, तो मैक्सिमम शिफ्ट निकालने के लिए हम फाइव की वैल्यू 180 डिग्री रख देते हैं। 180 डिग्री रखने के बाद इसकी वैल्यू -1 होती है, तो ये पुट करते हैं तो हमारा 2 लैम्डा सी आ जाता है। यहां से हम लैम्डा प्राइम देखेंगे तो 2 लैम्डा सी प्लस लैम्डा आ जाएगा, और लैम्डा प्राइम जो आपकी वैल्यू होगी वो आएगी 14.86 पिकोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी जो इलेक्ट्रॉन है उससे इस तरीके से टकराने के बाद वो पीछे की तरफ चली जाएगी, बैक डायरेक्शन में चली जाएगी। मतलब मैक्सिमम जो एनर्जी फोटोन लूज करेगा वो इस केस में करेगा कि आपके फोटोन जो होंगे वो बिल्कुल क्या होगा, इस तरीके से टकराएगा कि 180 डिग्री के एंगल पर वो पीछे की तरफ वापस लौट आए। तो मैक्सिमम एनर्जी जो लूज होगी वो इस लैम्डा के लिए निकलेगी। अब मैक्सिमम एनर्जी लूज करेगा तो वो लूज एनर्जी कहां जाएगी, आपकी मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी जो होगी आपकी एच न्यू माइनस एच न्यू प्राइम होगी। और यहां से हम लैम्डा की टर्म में इसको लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो लैम्डा प्राइम रखेंगे हम वो मैक्सिमम स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ रखेंगे, क्योंकि हमें मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन की। मतलब उसके पास कितनी कैनेटिक एनर्जी आ जाएगी मैक्सिमम, कितनी आ सकती है मैक्सिमम, तो वो आ सकती है 6.5 इंटू 10 की पावर -15 जूल। तो इस तरीके से आपने ये मेरा पूरा लेक्चर देखा। आई होप आपको पसंद आया होगा। इस तरीके से हमारे लेक्चर को देखते रहिए। आइए मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। धन्यवाद।